मुश्किल सवाल आता है कि फ़िल्म है, स्टेज पे माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इन 3 मीडियम्स को किस तरह अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे? किस तरह आप उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? मेजर बुनियादी फ़र्क क्या है? ये जो थिएटर है, ये आपके पाँव के अंगूठे से लेके सर के बाल तक आपकी पूरी फ़िगर को दिखाता है। इसलिए उसमें फुटवर्क बहुत इस्तेमाल होता है, उसमें हाथों की मूवमेंट जो है, और उसके अलावा आपने अगर विस्पर भी करनी है तो पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक के आदमी को भी यूँ फ़ील हो कि ये विस्पर में कहा जा रहा है। और उसके अलावा अगर बावाज़ बुलंद भी कुछ कहना है तो वो भी आगे वालों को तो सुनाई देगा, पीछे वालों को भी। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है सीखने में और डायलेक्ट को अदा करने में। आप पड़ोसी मुल्क में भी देख लीजिए, इंग्लैंड में भी देख लीजिए, बड़े-बड़े एक्टर जो हैं जिन्हें सर का खिताब मिला, जिन्हें बड़े-बड़े फ़िल्मों में जगह मिली, वो सब थिएटर से ही गए थे। रिचर्ड बर्टन साहब हैं, पीटर ओटूल हैं, ये सब लोग थिएटर करते जाते थे। थिएटर बहुत पॉलिश करता है, और एक तो क्विक रिस्पॉन्स है, आपके अच्छे या बुरे का वहीं आपको सबूत मिल जाता है। थिएटर भी ऐसी जगह जिसमें आप क्लोज़ भी दे सकते हैं, जिसमें आप ट्रैक शॉट भी लगा सकते हैं, जिसमें आप ज़ूम भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंट्स जो आपकी डायरेक्टर ने बनाई है, उससे पता चलता है कि आपका ये इस वक्त क्लोज़ है कि जैसे अब इतने बड़े स्टेज पर अगर आपने दरवाज़े का नॉब जो है उसे घूमते हुए दिखाना है, तो वो तो सब यकवत नज़र आएंगे। तो फिर वो ये होता है कि उसने ऐसी मूवमेंट बनाई होती है कि सारे करैक्टर टर्न करके पीछे उस तरफ को अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, कि जिसकी वजह से सारी ऑडियंस भी उस तरफ देखती है, तो उन्हें महसूस होता है कि बाहर से कोई इसे खोल। तो ये क्लोज़ वर्क है। फिर जब एक करैक्टर यहाँ से लेके बोलते उस एज तक जाता है, तो उसके साथ साथ पब्लिक की जो आंखें हैं ये ट्रैक का काम कर रही हैं, वो साथ साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक बंदा मूव कर रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता, क्योंकि तवज्जो इधर दूसरी तरफ जाती है। फ़ी ज़माना जो मादर पिदर आज़ाद थिएटर है, इसमें तो खैर ना मूव्स हैं ना कुछ है। हम तो उन प्लेस की बात कर रहे हैं जो आगा हशर के ज़माने से लेके और आखिरी अलहमरा तक जो होता रहा है, जिसमें कवि साहब, मसूद अख्तर साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, ये लोग जो थिएटर करते थे, और जो इनके यहाँ होता था 15 दिन 20 दिन महीना रिहर्सल होने के बाद। और फिर ये है कि हर रोज़ इतने बज के इतने मिनट पे अगर एक एक्टर का हाथ यूँ उठा है, तो वो दूसरे दिन भी इतने बज के इतने सेकंड इतने मिनट पे ही हाथ उठेगा। इस कदर कैलकुलेटेड होते थे। तो धीरे धीरे उसमें आमेज़िश होती गई, एक्सटेम्पोर की भी और सेलुलो की भी। तो बस फिर पानी तो है, वो कंवल का फूल गदले पानी में ही पैदा होता है, लेकिन गदला ज़्यादा हो जाए तो फिर फूल को भी तोड़ने कोई नहीं जाता। तो टीवी के एवोल्यूशन आप किस तरह देखते हैं? जो आप पहले जब आपने स्टार्ट किया था, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, और अब जो एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं, उसको प्रोफेशनलिज्म किस हद तक है, कितनी मेहनत की जाती है, उस पे थोड़ा और बताइए। देखिए, जब मैंने 78 में जब शुरू किया, तो उस वक्त भी ऐसा था कि 3 दिन रिहर्सल होती थी लाइब्रेरी के अंदर। तकरीबन 25-30 कुर्सियाँ लगा दी जाती थी। सेंटर में प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो स्क्रिप्ट लेके बैठते थे, उनके भाई जानी राइटर साहब होते थे, और फिर मेन कास्ट। और यूँ जिस लड़के का या लड़की का आखिरी सफ़े पे एक लाइन भी है, वो भी पूरे 3 घंटे उस रिहर्सल में मौजूद रहता था। और यही उसका तरबियती वक्त होता था कि जब वो बड़े एक्टरों को, हीरो हीरोइन को, करैक्टर एक्टरों को, जब वो रिहर्स करते हुए, बोलते हुए, लफ्ज़ों की कतर ब्योंत जो है उसको दुरुस्त होते हुए देखता था, डायरेक्टर के समझाने से, राइटर के समझाने से, तो वो उसकी ट्रेनिंग हो रही होती थी। और ये जब तक ये होता रहा, पहले दिन सिर्फ रीडिंग होती थी, दूसरे दिन ज़रा उससे बेहतर फॉर्म होती थी, तीसरे दिन ये भी होता था कि आपने स्क्रिप्ट बंद कर दिया, अब ज़ुबानी बोलना है, चौथे दिन हमने सेट पे जाना है, और मूव्स ब्लॉक हो चुकी होती थी। तो एक डीआर की ड्राई रिहर्सल, एक सीआर की कैमरा रिहर्सल, और टेक किया।
तो वो 3 कैमरों से काम होता था। अगर 17 सफ़े का भी सीन है तो एक गो में ही रिकॉर्ड होता था। उसमें हर आदमी अपने कैरेक्टर में, अपने एक्सप्रेशन में और अपने किरदार के अंदर मौजूद रहता था। अब तो ये आलम है कि उधर से असिस्टेंट बोले जाता है, इधर से हीरो साहब या हीरोइन या एक्टर उसे रिप्रोड्यूस करते चले जाते हैं। मैंने कई जगह रिहर्सल रिकॉर्डिंग की हैं कि मैंने 6-7 सीन किए तो बीवी के साथ गुफ्तगू है तो बीवी कहाँ, ये वो अपने करा के चली गई हुई है। तो ये तनज़्ज़ुली है। जब आपको यही नहीं पता कि जो मेरा सामने वाला किरदार है वो कहाँ पॉज ले रहा है, कहाँ उसने ऊंचा बोला है, कहाँ। अब असिस्टेंट भी अगर एक्टर की तरह क्यूज़ दे देगा या उसकी तरह डायलॉग बोल देगा तो फिर वो असिस्टेंट तो ना रहा, वो तो फिर एक्टर। सो इसलिए ये मेरे नज़दीक जो है जितने ज़्यादा चैनल हुए हैं उतना ही काम तनज़्ज़ुली की तरफ गया। काम अच्छा अब भी होता है, लेकिन जो कोई 30 एपिसोड पूरे देखेगा वही फैसला कर सकता है कि स्टार्ट में क्या था वो क्या, क्योंकि 1 या 2 किस्तें देखने से तो आप किसी ड्रामे के अच्छे बुरे होने का या सब्जेक्ट के अच्छे बुरे होने का तयन नहीं कर सकते। आजकल आप जब रोल ले रहे हैं तो किस किस्म की आप देखते हैं? स्टोरी देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं? जो अब नया काम हो रहा है उसमें क्या चीज़ देखी जाती है? कुछ भी नहीं। जिन्होंने लिया उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इतना मेरा काम देखा हुआ है। कोई मुझे नेगेटिव रोल में ले लेता है, कोई कैरेक्टर में, कोई बाप में, कोई हर तरह के ले लेते हैं। अब ये हम अपने एक्सपीरियंस से उसकी ड्रेसिंग, उसका गेटअप, ये वो कोई दिलचस्पी नहीं लेता। किसी किसी जगह पे है कि यार इसमें दाढ़ी होनी चाहिए, मूंछ होनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे ही है। और हम तो इसी इंतज़ार में होते हैं कि इतने बड़े समंदर में जहाँ इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कोई हम तक पहुँचा है तो उसकी मर्ज़ी का काम दे दें। और जहाँ तक हो सके जो अपना 52 साल का एक्सपीरियंस है वो उसमें शेयर कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अपने आप के लिए तो मेरे पास है ना कि भाई मैं अपना भी याद रखता हूँ, दूसरों का भी याद रखता हूँ। ये मशहूर है, वक्त पे आता हूँ, ना किसी को एतराज़ करने का मौका मिलता है ना कुछ। और नए लड़के लड़कियाँ जो हैं इनको मेरा नाम बता के डराया जाता है कि वो वक्त पे आ जाते हैं तो जल्दी आ जाए। लेकिन फिर भी आप देख लें, जितने मर्ज़ी चैनलों पे देख लें, स्लाइडें चलती हुई, ट्रेलर चलते हुए, आपको नया लड़का लड़की की तस्वीरें नज़र आएंगी। 2 लड़कियां, 1 लड़का, 2 लड़के, 1 लड़की। आपको कबीर खान साहब या तलत हुसैन साहब, मुनव्वर सईद साहब। तो जब वो कहीं खातिर में नहीं है तो अब बस सिर्फ काम करते चले जाइए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप 14 अगस्त की है और इस हवाले से एक सवाल मेरा है कि आपकी जनरेशन में माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बनते और उसको जिस तरह एवॉल्व होते देखा है, उस पर थोड़ा जानिएगा कि आपका जो पाकिस्तान था आपके बड़े होते हुए आपकी जवानी का, वो आज पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ था। मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मैं समझता हूँ, उस पर मैं थोड़ा गाइड कीजिएगा। वो पाकिस्तान किस तरह का था? क्या वो पाकिस्तान बेहतर था? क्या हमें उस तरफ वापस जाने की ज़रूरत है या आज कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? असल में जो कहते हैं कि याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, वो सादा वक्त था और अबलाग आमा जो था वो हुक्मरानों के कंट्रोल में होता था। जो चाहते थे वो उतनी ख़बर अखबार के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए पब्लिक तक चली जाती थी। अब मीडिया इस कदर मादर पिदर आज़ाद हो गया है कि हर बात हर किसी को पता है। यूँ लगता है कि वो जो कॉन्स्पिरेसी या जो मीटिंग GHQ में हो रही है या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हो रही है, ये सारे के सारे वहाँ उनके पास बैठे हुए हैं और हाथ जो है वो अपने रुखसारों पे रख के बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे हैं। अब बात वही है कि जितनी सादगी थी, जितना कुछ अच्छा था, वही दौर अच्छा था। यहाँ ज़रा सी कोई बात जो है अपनी मर्ज़ी की फेसबुक पे आप लिख दें, 50 आदमी आपको गालियाँ देंगे, 100 अप्रिशिएट करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। असल में 3.5 मार्शल्ला देखे हैं। मार्शल्ला के दौरान
हमेशा उनकी ये कोशिश होती है कि जो आदमी आज़ादी राय का हामी है उसे या तो चुप करा दिया जाए या सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। इसलिए हर दौर में जब भी ऐसा हुआ है तो हबीब जालिब साहब हों या डॉक्टर अनवर सज्जाद हों या शोरश काश्मीरी हों, ऐसे जो भी लोग थे मुख्तलिफ़ अदवार में, तो बजाय इसके कि एक पूरी जमात को मफलूज कर दिया जाए, एक टीचर को मफलूज कर दो, वो ख़ुद ब खुद ही सारी क्लास को ऐसी चीज़ें ही बताता रहेगा। सो मैं तो पाकिस्तान से भी 11 महीने बड़ा हूँ,